स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। तो पिछली वीडियो में हमने एओडी की शुरुआत कर दिया था, आ, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के बाद। पर इसमें कंप्लेन आई है कि वीडियो में ऑडियो नहीं आ रही है। तो हमने उसको उस बग को फिक्स कर दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ों को जो हमने पढ़ा रखा था उस चीज़ को वापस बस एक बार वापस कवर कर रखेंगे। एक ताकि आप के पास एक अच्छा सा वीडियो हो जिसमें ऑडियो क्लियर हो। तो बस हमने इसमें पढ़ा रखा है, हम आपको बस एक ओवरव्यू देंगे। आ, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो भी थियरी वगैरह होगा, जो मैक्सिमम मिनिमम जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारा पढ़ाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो एओडी एओडी क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो बेसिकली अभी हमने आप जो लिमिट डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी पढ़ा है, तो हमने उसमें देखा है कि डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में आपने आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, उसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए, उस सारी चीज़ों को देखने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि डेरिवेशन हमारी डेरिवेशन जो हो गया वो हमारी ग्राफ वाली चीज़ों को कितना इजी कर देता है। कोई क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला के थ्रू करना है और अगर आपको डेरिवेशन आता है या फिर डेरिवेबिलिटी आती है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यही होता है डेरिवेशन और उसके एप्लीकेशंस हमें देखने हैं इस चैप्टर में। और सबसे पहले हम वीडियोस में कॉन्सेप्ट को देखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद प्रॉब्लम को देखेंगे। तो लाइक कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा अप्रोच होगा कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम पहले उसको थियरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो, हमें जब भी ऐसा बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल बोल रहा है, तो एरिया, तो यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है कि एरिया अपॉन में सेकेंड की बात हो रही है, तो एरिया अपॉन में टाइम की बात हो रही है, ठीक है। मतलब डी ए अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर विद आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? एरिया चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहाँ भी होता है, बेसिकली जब भी डेरिवेशन की बात होती है तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। तो यही होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें डी वाई बाई डी एक्स बोले इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। और यही चीज़ जो होती है स्लोप होती है। तो हम आपको ग्राफ में आगे बताएंगे कि ये स्लोप क्या होता है। तो जैसे मान लो अगर आपका ये ग्राफ है, तो ये चीज़ स्लोप हो गई, ये जो इस पॉइंट पे इसका बन रहा है स्लोप हो गया। और यही जो चीज़ है इसी को हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब यही डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर यही वाला ग्राफ वाई और एक्स की जगह पे मान लो ये ग्राफ एरिया अपॉन में टाइम का हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी ए बाई डी टी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, चेंजिंग की बात हो रही है बेसिकली। और यही दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है डेरिवेबिलिटी वाला जो अभी हमने पढ़ा, वो एफ डैश एक्स का होता है, एफ एक्स माइनस एच या फिर एफ एक्स प्लस एच अपॉन में माइनस एफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस एच माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, पहला वाला जो टर्म हो गया वो वाई टू हो गया, दूसरा वाला टर्म वाई वन हो गया, और अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो सेम चीज़ होगी, ठीक है, बस लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब हम देखो, इसने बोला है डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है यहाँ पे डी टी होगा, डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है वो हमें आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये बेसिकली अभी हम समझा रहे हैं, तो हमने समझाया था कि क्या होता है। जैसे ये हमें बोला डी ए बाई डी टी, तो अब हम बता रहे हैं, जैसे मान लो हमें कहीं बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें इसने नहीं बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहाँ भी बात होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके रेट पे हो रही है, तो वो टाइम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो पोजीशन डी वी बाई डी टी और इंस्टेंटेनियस पोजीशन होता है, यानी उस टाइम पे निकालना है मेरे को कि किस टाइम पे निकालना है। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि जैसे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पोजीशन हो गया। तो ये जो पोजीशन है ये कभी ऐसा नहीं आएगा कि रेंज में आ रहा है 0 से लेके 100 तक ना। ये वाला जो डी वी बाई डी टी होगा, ये जो पोजीशन होगा ये एट अ पर्टिकुलर टाइम पे होगा, लाइक टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड,
टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस होता है इसलिए। और जब हम इंटीग्रेशन वाला करते हैं तब हम निकालते हैं कि 0 से t टाइम तक के लिए हमारी जो पोजीशन है, मान लो उसको हमने लिख दिया पोजीशन, तो पी एस कितने होगा, तब वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है, तब वहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं होती है, वो एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। यहाँ पे 0 से t टाइम तक की वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डी बी बाई डी टी था हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, डी बी बाई डी टी कर दिया पाई आर स्क्वायर के लिए। तो देखो डी बी बाई डी टी था हमारे पास, डी ए बाई डी टी हमारे पास क्या हो रहा था, ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास, दे रखी थी इन्होंने। तो बेसिकली हमें ये पता करना था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। जब अगर विथ रिस्पेक्ट टू नहीं देगा तब हम टाइम कंसिडर करेंगे, पर जब विथ रिस्पेक्ट टू दे देगा तो हमें रेडियस या फिर जो भी दिया होगा उस पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है डी ए अपॉन में डी आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें इसने बोल दिया है कि रेडियस के टर्म में, रेडियस के रेफरेंस में करना है, ठीक है। तो डी पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्या होता है, एरिया, डी पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी आर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर, और आर की वैल्यू रख देंगे जो कि 5 दे रखी है, इंस्टेंटेनियस होता है बताया अभी। तो इंस्टेंटेनियस आर इज इक्वल टू 5 रखते हैं, हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 5, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 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 हिस्से की बात हो रही थी कि एक सर्कल में अगर मेरे को कुछ, अगर मान लो कुछ यूज़ करना है कि मेरे को कितना है एक पॉइंट पे क्या है, तो हमें उसको निकालने के लिए, जैसे ये वाला जो पोर्शन हो गया मेरा 1/π/4 हो गया, या फिर 1/4 हो गया, तो अगर ये पूरा हिस्सा जो है अगर मेरा पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 1/4 हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, πr²/4, ऐसे समथिंग का, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद द लेंथ ऑफ इतना, विद द लेंथ ऑफ एज ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसने लेंथ की साइड दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर पे मेरी जो होगा वो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इन्होंने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे देखो पर सेकेंड बोल दिया, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोला, इसका मतलब टाइम की बात हो रही है। तो हमें डी वी बाई डी टी इसमें दे रखा है 9 होता है, ठीक है। अपने को क्यूब की साइड बता दी 10 सेंटीमीटर है, जब हमें निकालना है कि कितने से इंक्रीज हो रही सरफेस एरिया, तब हमें डी सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ठीक है। ये तो निकालना ना, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बस सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, अगर मेरे पास क्यूब है तो 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तो अब देखो सबसे पहले जब हमें इसने वॉल्यूम वाला दे रखा है तो उससे हम निकालना चाहेंगे जो हमें, जैसे यहाँ पे देखो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, मान लो 6 a² तो अगर हम इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 6 a² की जगह पे हो जाएगा 12 a, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास, अपॉन में मेरे तो मान लो ये हो जाएगा, और डी टी अपॉन में डी हो जाएगा, डी टी अपॉन डी हो जाएगा, सॉरी डी टी अपॉन में डी। एक काम करते हैं, सोच ऐसे करते हैं, देखो मेरे पास है, ये है डी सरफेस एरिया, और अगर मैं इसको डी ए से रेस्पेक्ट में करूँगा, पर ओरिजिनल जो था वो डी टी था, तो हम इसको कैसे कर देंगे, डी ए अपॉन में डी टी कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो अब क्या है, सरफेस एरिया का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 a मल्टीप्लाई बाई डी ए इंटू डी टी, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो डी ए बाई डी टी की तो वैल्यू मेरे को पता है नहीं, या डी ए, तो अब देखो इसको निकालने के लिए हमें ये दे रखा है इन्होंने वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम वाला यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम क्यूब था अपॉन में डी टी था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो 3l², और सेम चीज़ वही डी ए की जगह डी एल बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से डी एल बाई डी टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। और ये हमें पुट करते ही देखो यहाँ पे रख दिया हमने वैल्यू, तो ये 12 पहले से आ रखी थी, और डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू है वो हमने रख दी 9/3l², ठीक है। 9/3l² डी एल बाई डी टी की वैल्यू, तो बस ये पुट करके आंसर हमारा आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यही है, अगर क्वेश्चन में अगर मान लो मेरे को एक वेरिएबल सॉल्व करने में एक वेरिएबल आ रहा है, तो फॉर श्योर है कि मेरे को उसको निकालने के लिए एक दूसरा उन्होंने दे रखा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बस वो हमें फिगर आउट करना और वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि
A stone is dropped into the quiet lake and waves move in a circle at a speed of 4 centimeters per second. At an instant when the radius of the circular wave is now how fast is enclosing area, how fast is the enclosed area increasing. ओके तो मेरे को देखो बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, क्या बोल रहा है, जैसे मान लो आपने पत्थर पानी में डाला तो आपको पता है कि एक वेव जनरेट होती है, तो वो वेव कैसे होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं डाला, अगर एक साइड से देखेंगे तो वो ऐसे हो रही होती है, ये ऐसे इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जब हमने डाला तो जो सर्कल का जो वो है, वेव्स मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वेव मूव हो रही है। इसका मतलब अगर ये शुरू में मान लो ये वाली डिस्टेंस, जैसे मान लो देखो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से x है तो ये देखो ये हो जाएगा x+4 जो अगली वाली आएगी, और अगली वाली x+8 हो जाएगी। तो ऐसे करके इंक्रीज हो रही है, तो क्या इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यही बोले। तो बोला एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इंक्लोजिंग एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें देखो dr/dt इन्होंने दे दिया कि dr/dt जो है वो 4 है। आप में से पूछ रहे हैं dA/dt क्या होगा एट जब रेडियस की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो वेव्स की बात हो रही है, वेव्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dr/dt इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो मेरे पास एरिया की जो वैल्यू दे रखी है d πr² है और अपॉन में dt है। तो अब देखो एरिया अपॉन में dt करूँगा तो कैसे करूँगा, 2πr हो जाएगा अब इंटू dr/dt हो जाएगा। तो dr/dt की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 4, बस वो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बस बेसिक चीज़ इसमें यही थी समझने वाली कि ये जो वो बोल रहा है वेव इंक्रीज हो रही है, तो वेव क्या होता है बेसिकली, वेव कैसे इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले मान लो एक वेव बनी, मान लो एक छोटी सी वेव बनी, फिर एक और वेव बनी, तो अगर बोल रहा है वेव इंक्रीज हो रहा है तो वेव कैसे इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि जो पहले वाला था उसमें कुछ रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा तभी तो वेव इंक्रीज हो रहा है। सर्कुलर टर्म में कैसे बोलते हैं कि सर्कल बड़ा हो रहा है, जब उसकी रेडियस बड़ा हो रहा है तो सर्कल बड़ा हो रहा है, तो रेडियस इंक्रीज तो वेव्स इंक्रीज, और वेव्स इंक्रीज मतलब सर्कल इंक्रीज, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया आपको। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। तो चौथा क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट से, एंड जो विड्थ है वाई वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मतलब लेंथ मेरी जो है, मेरी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है और जो मेरी विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो when x is equal to 10 y is equal to 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो बेसिक चीज़ है भाई, देखो मेरे को इन्होंने क्या दे रखा है, विद टाइम दे रखा है, इसका मतलब मेरे को इन्होंने दे रखा है कि dl/dt की जो वैल्यू है वो -3 है, और उसी तरह से dw/dt की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है 2 से, तो 2 हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब dp/dt करना है, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है तो dp/dt करना है, तो dp/dt का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है 2l+b होती है। तो देखो dl/dt है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर 2l+b हो जाएगा, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ओपन कर लिया 2l+2b हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और dl/dt प्लस db/dt वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब एरिया वाले पे चलते हैं। देखो एरिया क्या बोल रहा है, डी एरिया अपॉन में डी टी। एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है। तो अब देखो एल इंटू डी बी बाई डी टी हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली क्या है, डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे मल्टीप्लाई वाली। एक को रखो कांस्टेंट, दूसरे को करो डिफ्रेंशिएट। एल को रखा कांस्टेंट, बी को करा डिफ्रेंशिएट, बी को करा रखा कांस्टेंट, एल को करा डिफ्रेंशिएट, और इसके बाद वैल्यू रख दी एल और बी की जो जिसने दे रखी है। उसके बाद dp/dt हमारे पास पता है, dl/dt पता है, सेम वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला पहले वाला हो गया क्या, हाँ तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं। देखो क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमें बता रखा है कि वो इतना है। कोई भी जैसे x जो है वो यूनिट की बात करें, जैसे मान लो अगर इसमें 2 यूनिट का निकालना और टोटल कॉस्ट तो x की जगह पर 2 रख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक फंक्शन दे रखा है बेसिकली, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना और अगर नंबर ऑफ यूनिट पता है तो ये क्या है, एक फंक्शन। अब बोला फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट निकालना है 3 यूनिट की, तो कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू में CX में 3 रखते हैं। पर बोल रहे हैं वेयर बाई
पर मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ कॉस्ट। भाई बिल्कुल बेसिक है भाई, बोल दिया ना इसने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो है मेरा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, डी सी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो देखो सी एक्स को बस डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जैसे सी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद क्या करना है, वैल्यू रख देंगे 3, जो कि उसकी यूनिट वाली वैल्यू। समझ में आ गया? तो यही था भाई, बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब एओडी का हमने स्टार्ट कर दिया है, और एओडी का ये पहला ही लेक्चर है, क्योंकि पहले वाले में ऑडियो नहीं आए थे, तो इसी को बस रिकैप करा हमने, ठीक है। अब आगे जो वीडियोज आएंगे वो एओडी के प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगी, और एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे मिनिमा मैक्सिमा अगर आपने सुन रखा होगा तो इसको निकालना सीखेंगे। और लाइक कितने मिनिमा है, कितने मैक्सिमा है, कौन सा रियल रूट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा इमेजिनरी रूट होगा, ये सारी चीज़ें अपन सारी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह जैसे ऑडियो वगैरह की नहीं आ रही है, तो एक बार आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट कर दिया करो, ठीक है, कमेंट वगैरह कर दिया करो, ताकि हम उसको कंसीडर करें। और जो भी प्रॉब्लम है, जो मैं बार बार पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, कि आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर दिया करो, जो नहीं आ रहा है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में उसको हम कंसीडर करेंगे अपने क्वेश्चन में, और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका एक ही काम है कि आप वीडियोस को फॉलो करो और कमेंट करो। और आप बताओ, जैसे मान लो अगर मेरे को इस चैप्टर के बाद मैं जिस सीक्वेंस से जा रहा हूँ, तो उस सीक्वेंस से अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको कोई प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, जैसे मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मेरे प्री बोर्ड आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आपको कंसिडर करना है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप उसको हमें कमेंट करो, हम उस चैप्टर को पहले कवर कर देंगे। चैप्टर कवर करने में क्या ही है, समझ रहे हो ना, कोई ऑर्डर की बात नहीं, आप बोलो हम उसे कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहो और फोकस रहो अपने प्रति। और आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों अगेन।